GKRS रावर क्लासेज में आपका स्वागत है। और जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9th का पेपर सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, स्वेज नहर कब आरंभ हुई थी? तो ये स्वेज नहर 1869 में आरंभ हुई थी। स्वेज नहर 1869 में आरंभ हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? तो डेमोक्रेसी यूनानी भाषा का शब्द है, ए राइट इसमें। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में आम चुनाव की सामान्य अवधि है? तो भारत में आम चुनाव की सामान्य अवधि 5 वर्ष होती है, बी राइट, बी राइट। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग है कि भाई भारत का क्षेत्रफल टोटल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32.2, ए राइट, 32.2। भारत का क्षेत्रफल है 32.2, ए राइट इसमें। पांचवा क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला किस देश से संबंधित है? तो नेल्सन मंडेला ये दक्षिणी अफ्रीका का था और ये प्रथम अश्वेत लोग था जो दक्षिणी अफ्रीका का राष्ट्रपति बना। और ये अश्वेत आंदोलन को चलाया था। लगभग 28 साल तक इनको दक्षिणी अफ्रीका के जेल में रखा था और इन्होंने अश्वेत आंदोलन चलाया और 1990 में ये प्रथम अश्वेत लोग था जो राष्ट्रपति बना था दक्षिणी अफ्रीका का। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका आंसर है डी राइट, दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था जिसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को जिसमें एक स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और स्थायी अध्यक्ष था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और इनकी तृतीय बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है? प्रशासनिक मुख्यालय का मतलब होता है इनकी राजधानी कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, सी राइट। आठवां क्वेश्चन है, अर्धचंद्राकार रेत के टिब्बे कहलाते हैं? तो अर्धचंद्राकार जैसे भाई मरुस्थल इलाका है जैसलमेर, वहाँ पर अर्धचंद्राकार आधे चांद की आकृति के जो रेत के टिब्बे होते हैं उनको बरखान कहा जाता है, बी राइट, बरखान कहा जाता है। नौवां क्वेश्चन है, कौन सा नगर भारत का सबसे ठंडा स्थान है? तो इसमें होता है ए राइट, द्रास, जो जम्मू कश्मीर में है, सबसे ठंडा स्थान है द्रास। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है, यह है 382। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है। ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वां क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.49% है, सी राइट। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता के पास होती है। लोकतंत्र होता है, शासन दो प्रकार का होता है, राजतंत्र, लोकतंत्र। और लोकतंत्र में निर्णय लेने की अंतिम शक्ति जनता के पास होती है और राजतंत्र में राजा के पास होती है। भारत का दूसरी खाली जगह भारत का मानक मेरिडियन है। तो मेरिडियन का मतलब होता है मानक समय। तो भारत का मानक मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होती है, उनको मानक समय रेखा माना गया है।
तीसरी खाली जगह औजार, मशीन और भवन को भौतिक प्रकार की पूंजी माना जाता है। तीसरे क्वेश्चन में भौतिक प्रकार। और चौथी खाली जगह भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष होता है। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और ज़्यादातर जो भी राजनेता होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। भारत का पांचवी खाली जगह भारत का दक्षिणतम शीर्ष बिंदु है। शीर्ष बिंदु को इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो 2004 में सुनामी की लहरों में डूब गया था। सुनामी की लहर आई थी और उसमें डूब गया था। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु। पालमपुर में कृषि उत्पादन की प्रमुख क्रिया थी। पालमपुर गांव था, उसमें 75% लोग थे जो कृषि कार्य करते थे और 25% लोग थे जो गैर कृषि कार्य करते थे। तो पालमपुर गांव में कृषि उत्पादन की प्रमुख क्रियाएं थी। और 8वां क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक निर्धनता। ये एक देश है जिसका नाम है हैती देश। वहाँ पर सबसे अधिक निर्धनता पाई जाती है। और ये क्वेश्चन हमने छुड़ाया था, उसके स्थान पर एक दूसरा क्वेश्चन लिया था और उसका नाम था विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात तो वो है गरसोपा जलप्रपात है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है गरसोपा। और दूसरे नंबर है शिव समुद्रम। किसी देश में अलग अलग स्थानों पर जनसंख्या के विस्तार को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब आता है अति लघुरात्मक प्रश्न, लीब्रे क्या है। तो लीब्रे फ्रांस की मुद्रा को लीब्रे कहा जाता है। और इंदिरा बिंदु किससे कहते हैं। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसको इंदिरा बिंदु कहा जाता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा बिंदु कहा जाता है। और ये 2004 की सुनामी में डूब चुका था। तीसरा क्वेश्चन है, संवैधानिक कानून क्या है। तो संवैधानिक कानून का मतलब होता है संविधान द्वारा बनाए गए कानून को संवैधानिक कानून कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर की परिभाषित कीजिए। तो शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है 1 वर्ष में 1000 पुरुषों के पीछे मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। 5वां क्वेश्चन है, गिलोटिन से आप क्या समझते हैं। तो फ्रांस में एक गिलोटिन एक मृत्युदंड देने का एक उपकरण था और इस उपकरण को डॉक्टर गिलोटिन ने बनाया था। और इसमें 2 खंभे होते हैं और उसमें एक बीच में एक चक्कर टाइप का एक लगा हुआ होता है लोहे के औजार, और उसके नीचे किसी व्यक्ति को या किसी अपराधी को लेटाया जाता है और उसकी धड़ से गर्दन अलग कर दी जाती है। और इसको डॉक्टर गिलोटिन ने बनाया था, इसलिए इसका नाम गिलोटिन रखा गया है। ये एक मृत्युदंड देने का उपकरण था। उपचुनाव क्या है। तो उपचुनाव का मतलब होता है अगर किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो गई है या 5 वर्ष से पहले जब चुनाव हुए और 5 वर्ष खत्म नहीं हुए उनसे पहले ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई या उसको पद से हटा दिया गया या उसने इस्तीफा दे दिया, तो उनके स्थान पर जब दूसरे व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है उसको उपचुनाव कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। तो बहुविध फसल प्रणाली का मतलब होता है 1 वर्ष में एक ही खेत में एक से अधिक फसलों का उत्पादन करना। 1 वर्ष में एक ही खेत में एक से अधिक फसलों का उत्पादन करना बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। 9th क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। 10वां क्वेश्चन है, दक्षिणी एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए। तो दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी झील का नाम है जयसमंद झील। 11वां क्वेश्चन है, लूणी नदी का दूसरा नाम बताइए। तो लूणी नदी का दूसरा नाम लवणवती नदी है।
और भारत में कर्क रेखा कितने और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और उस 8 राज्यों का नाम है 8 राज्यों का नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य। लोकतांत्रिक शासन के 3 दोष बताइए। तो लोकतांत्रिक शासन होता है उसमें 3 दोष हैं। लोकतांत्रिक शासन के 3 दोष बताइए। तो लोकतांत्रिक शासन का 3 दोष हैं। इसमें भाई भतीजावाद होता है, इसमें भ्रष्टाचार होता है और इसमें कालाबाजारी होती है और सभी लोग अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा महत्व देते हैं। बाबर क्या है उसके प्रमुख क्षेत्र बताइए। तो बाबर का मतलब होता है जब पहाड़ी इलाकों से जब वर्षा का जल नीचे उतरता है तो 8 से 16 किलोमीटर की एक संकरी पट्टी में चलता है और एक गुटिका का निर्माण करता है और अपने साथ कंकर पत्थर लेकर नीचे उतरता है और जिस स्थान पर वो एकत्रित होता है उनको बाबर कहा जाता है और बाबर का प्रमुख क्षेत्र उत्तरी मैदानी क्षेत्र। अभिसारी भूगर्भीय प्लेटों में 3 अंतर बताइए। ये क्वेश्चन हमने चेंज करा दिया था, ये हमारे कोर्स में नहीं था, तो इनके स्थान पर हमने दिया था कृषिकारी और गैर कृषिकारी किससे कहते। तो कृषिकारी का मतलब होता है किससे एक वर्ष में किसी खेत में किसानों द्वारा खेती का कार्य करना कृषि कार्य कहलाता है। और गैर कृषि कार्य का मतलब होता है कृषि के अलावा दूसरा कार्य करना, जैसे कोई पशुपालन करना, डेयरी का काम करना, दुकान चलाना, ये सभी कार्य गैर कृषि कार्य में आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित 2 गुट और उनके प्रमुख सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक चला था और उसमें 2 गुट थे, एक था धुरी राष्ट्र, एक था मित्र राष्ट्र। और धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था जर्मनी, जापान, इटली और मित्र राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस। और ये देश इन मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहे थे। वापस एक बार धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी, जापान, इटली और मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये देश इनका नेतृत्व कर रहे थे। 9th क्वेश्चन आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर, ये क्वेश्चन हमने छोड़ा दिया था और इनके स्थान पर हमने लिया था अलग क्वेश्चन लिया था, ठीक है। और नाज़ी सोच के कुछ खास पहलू क्या थे। नाजीवादी जर्मनी में एक पार्टी थी नाजीवादी और उस पार्टी का निर्माण किया था हिटलर ने। और नाजीवादी लोग थे, उनके मन में हमेशा ये सोच रहती थी कि यहूदी लोगों को मारा जाए, यहूदी लोग हैं इन्होंने हमारे ईसा मसीह को मारा है, इसलिए इन्हें यहूदी लोगों को मार देना चाहिए और हमें शुद्ध आर्य किस्म को उत्पन्न करना चाहिए। और जो भी अधिक शुद्ध आर्य पुत्रों को उत्पन्न करेंगे उनको कुछ इनाम भी दिया जाएगा। और उस समय उन्होंने व्यवस्था कर दी कि 4 बच्चे उत्पन्न करेंगे उनको अलग मेडल दिया जाएगा, 6 बच्चे उत्पन्न करेंगे उनको अलग दिया जाएगा 8 मेडल, और 8 बच्चे उत्पन्न करेंगे उनको अलग मेडल दिया जाएगा। इस प्रकार वे उन्होंने व्यवस्था कर दी और उनकी सोच हमेशा यही रहती थी कि यहूदी लोगों को मारा जाए। उनके लिए कुछ गैस चैम्बर भी बना दिए थे। बेरोजगारी का अर्थ और उनके प्रमुख प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो बेरोजगारी का मतलब होता है वे व्यक्ति जिसकी आयु 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में है और जो काम करने के योग्य है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, उनको बेरोजगार कहा जाता है। और बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है शिक्षित बेरोजगारी और एक होती है छुपी हुई बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब होता है जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनको शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। और शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादातर शहरी इलाकों में पाई जाती है। और छुपी हुई बेरोजगारी का मतलब इनको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। और इसका मतलब होता है जो व्यक्ति उनके पास रोजगार तो हमें लग रहा है लेकिन वास्तविक रूप से उनके पास रोजगार नहीं होता है। जैसे किसी 5 व्यक्तियों का काम है, 5 व्यक्ति उनको कर सकते हैं लेकिन उसको 8 व्यक्ति कर रहे हैं, तो 3 व्यक्ति बिना फालतू में कार्य कर रहे हैं, उनको छुपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ, उनकी 2 विशेषताएं लिखिए। तो भारत का संविधान
बना तो था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और इनकी दो विशेषताएं, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारत का संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था की गई है। और भारत के संविधान एक कठोर और लचीला संविधान है। स्टेट जनरल के संगठन पर प्रकाश डालिए। तो फ्रांस में 3 वर्ग थे। प्रथम वर्ग था जिसको कहा जाता है कुलीन वर्ग, दूसरा वर्ग था पादरी वर्ग, तीसरा वर्ग था जनसाधारण वर्ग। और तीनों वर्गों की एक सम्मिलित बैठक होती थी और उसको स्टेट जनरल कहा जाता है। फ्रांस में आतंक के राज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो फ्रांस में 1793 से 1794 के बीच में बहुत सारा आतंक का राज्य था, आतंक का माहौल बन चुका था और उस समय बहुत सारे लोग आपस में लड़ाइयाँ कर रहे थे और पूरे फ्रांस में आतंक का माहौल बना हुआ था 1793 से 94 के बीच में। और उस समय बहुत सारे लोग थे जो राजा के पक्ष थे और राजा के विपक्ष थे, दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, उनको फ्रांस में आतंक का राज कहा जाता है। और 15वां क्वेश्चन है, मानव संसाधनों को परिभाषित कर स्पष्ट कीजिए। तो मानव संसाधन, ये क्वेश्चन हमने छुड़ा दिया था, इनके स्थान पर हमने लिया था हिटलर के बारे में आप क्या जानते हैं। और 16वां क्वेश्चन है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, समझाइए। संप्रभु का मतलब होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है क्योंकि भारत का आंतरिक निर्णय, देश के अंदर जो घटनाएं होती हैं उनका निर्णय और बाहरी निर्णय दोनों ही भारत की सरकार लेती है। और ये संप्रभुत्व शक्ति हमें जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के पास संप्रभुत्व शक्ति नहीं थी। ये शक्ति उस समय ब्रिटेन के पास थी क्योंकि भारत का जो भी निर्णय था वो ब्रिटेन सरकार लेती थी। और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद में भारत का निर्णय भारत सरकार लेने लगी। और संप्रभुत्व का मतलब होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। निर्णय दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक निर्णय देश के अंदर के निर्णय, बाहरी निर्णय दूसरे देशों के साथ हमारे कैसे संबंध है, अगर किसी देश ने आक्रमण कर दिया है तो हमें क्या करना चाहिए, ये बाहरी निर्णय कहलाता है। पालमपुर में बिजली के प्रचार ने किस प्रकार किसानों की मदद की। तो पालमपुर गांव था, उसमें बिजली की व्यवस्था की गई जिससे लोगों ने, किसानों ने सिंचाई के लिए, सिंचाई के कार्य में मदद मिली, उनको अनेक प्रकार की सुविधाएं मिली। अब वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए बिजली को काम में लेने लगे और अनेक प्रकार के नई नई मशीनों को काम में लेने लगे जो बिजली से चलती थी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।